हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ ज्ञान तृप्ति कॉलेज। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड की यूनिट सेकंड इलास्टिसिटी करें। उससे हमने कल वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो कल हमने इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता का बेसिक डिस्कस किया था, जिसमें हमने कल विकृति यानी कि स्ट्रेन, प्रतिबल, स्ट्रेस और इलास्टिसिटी या फिर प्रत्यास्थता क्या है, प्लास्टिक क्या है, रिजिड बॉडीज क्या है, ये डिस्कस किया था। तो अगर मैं प्रतिबल बताऊं तो उसको एस से शो करते हैं। एस क्या था? प्रतिबल, फोर्स ओवर में एरिया। अब ये तीन टाइप का था, अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल, और अभिलंब या नॉर्मल, और तीसरी थी अपरूपण, जिसको शियरिंग या टेंजेंशियल बोलते हैं। तो था प्रतिबल, तीनों में ही प्रतिबल जो है फॉर्मूला यही रहेगा, फोर्स ओवर में एरिया। फोर्स कौन सा था? जो हमने विरूपक बल लगाया है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स जो हमने बाहर से लगाया है किसी भी बॉडी को विकृत करने के लिए, तो उस फोर्स के अपोजिट में जो फोर्स प्रोड्यूस होता है, जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, तो वो वाला ये फोर्स ध्यान रखिएगा, वो रिस्टोरिंग फोर्स है ओवर में एरिया। तो अगर अनुदैर्ध्य था तो लंबाई के विपरीत जो विरूपक बल लगाया था लंबाई के अनुदिश, उसके कारण जो फोर्स प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे अगर अनुदैर्ध्य प्रतिबल होगा तो फोर्स लेंथ में कुछ डिफ्लेक्ट कराना, तब जो फोर्स प्रोड्यूस हुआ उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स वो हो जाएगा। अगर वॉल्यूम के साथ में हमने कोई विरूपक बल लगाया, यानी कि अगर मैं नॉर्मल की बात कर रही हूँ, अभिलंब की बात कर रही हूँ, तो अभिलंब में हम आयतन कम कर रहे थे, तो उस केस में आयतन को बदलने के लिए जो विरूपक बल लगाया था उसके अपोजिट जो फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है या उसको विरोध करने के लिए यहाँ पे फिर वो फोर्स हो जाएगा। सिमिलरली टेंजेंशियल या फिर अपरूपण क्या था? शेप जो है वो विकृत हो जाए, बस वॉल्यूम चेंज ना हो। इस तरीके की कोई शेप है तो वो विकृत होकर के यूं बन जाए। तो शेप को चेंज करने के लिए जो फोर्स लगाया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में या उसका विरोध करने के लिए जो फोर्स प्रोड्यूस हुआ, वो वाला फोर्स ओवर में एरिया। तो प्रतिबल में, हर प्रतिबल में फोर्स ओवर में एरिया ही रहेगा। फिर हमने करी थी स्ट्रेन, जिसको बोल रहे थे विकृति। जैसे ये तीन प्रतिबल है वैसे ही तीनों विकृतियां आई थी, अनुदैर्ध्य, अभिलंब और अपरूपण। अगर अनुदैर्ध्य थी तो लेंथ में चेंज ओवर में एक्चुअल लेंथ भी कर रहे हैं अनुदैर्ध्य में, और अगर वो थी आयतन वाली या फिर अभिलंब, उसमें क्या था? वॉल्यूम में चेंज ओवर में वॉल्यूम। और अगर वो इस तरीके की थी तो वो है फाई, जिसमें मैंने बोला था फाई बहुत छोटा हो तो फाई जो है वो ऑलमोस्ट tan फाई के इक्वल होता है, जिसकी वैल्यू हमने क्या मानी थी? मान लिया था यहाँ के डेल्टा एक्स चेंज हो रहा है, लेंथ चेंज तो नहीं होगी, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, चेंज सिर्फ शेप होगी, यानी कि ये वाली लेंथ भी एल ही रहेगी। तो उसकी वैल्यू क्या आई थी? ये हमने कल ड्राइव करा था। या फिर अभी भी यहाँ पर इस वाले ट्राइंगल में tan फाई की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आएगा? डेल्टा एक्स ओवर में एल। तो ये था हमारा कल वाला चीजें। अभिलंब में ध्यान रखिएगा कि चेंज किस में कराते हैं? वॉल्यूम में। कैसे कराते हैं? इस वाली सरफेस के ऊपर चाहे तो आप इस साइड इस तरीके का नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलरली फोर्स लगाओ कि वॉल्यूम जो है वो कम हो जाए, या फिर इस तरीके का लगाया जाए कि वॉल्यूम में एक्सपेंड आए या फिर वो बढ़ जाए। तो ये तो थी विकृतियां, और जितनी जैसी विकृतियां थी वैसे ही इसमें क्या आए थे? प्रतिबल और विकृति सेम थे। अब इसको दोबारा से बताने का रीजन क्या है? क्योंकि हम क्या करेंगे अभी, जो प्रत्यास्थता गुणांक है, इलास्टिक कोफिशिएंट्स, उनको देखते हैं। ठीक है, तो पहला तीन इलास्टिक कोफिशिएंट है, ये आपको पता होगा। पहला कौन सा है? यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, जिसको y से शो करते हैं, यंग के प्रत्यास्थता गुणांक को मैंने y लिख दिया। अब यंग का प्रत्यास्थता गुणांक y होता क्या है? y क्या होता है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल ओवर में अनुदैर्ध्य विकृति, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस ओवर में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब दोबारा से बताने का भी रीजन यही था कि अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट ये वाली टर्म्स के नाम लिख दूं तो आपको पता चलेगा कि अनुदैर्ध्य से क्या पता चल रहा है कि किसी भी, मान लो कोई वायर है तो उसकी लेंथ में चेंज करने के लिए हम जो फोर्स लगा रहे हैं, तो लेंथ में चेंज करने के लिए जो फोर्स लगाया उसके अपोजिट जो फोर्स प्रोड्यूस हुआ वो फोर्स मान लिया F। और अनुदैर्ध्य प्रतिबल होता क्या है? फोर्स ओवर में एरिया। सारे प्रतिबल फोर्स ओवर में एरिया ही है। फिर अनुदैर्ध्य विकृति जो कि क्या था? डेल्टा एल ओवर में एल। हमने क्या माना था? इस तरीके की कोई वायर है, यहाँ पे यूं लटकी हुई है, इस वायर की लेंथ
जैसे ही इसमें लेंथ के अलोंग हमने फोर्स लगाया तो मान लिया कि इसकी लेंथ जो है वो L से क्या हो गई, डेल्टा L बढ़ चुकी है। तो चेंज कितना आया लेंथ में, डेल्टा L ओवर में L। ठीक है, तो ये हो गया y की वैल्यू। इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूँ तो क्या आ जाएगा, F डॉट L ओवर में A डॉट डेल्टा L। ये डेल्टा L मैं कैपिटल ले रही हूँ तो कैपिटल चलने दो। अब फोर्स मैंने मान लिया mg, लेंथ मैंने मान ली L, और इसका एरिया मैंने मान लिया, सर्कल बन रहा है तो वो मैंने मान लिया पाई आर स्क्वायर डेल्टा L। ये वाली चीज आप चाहे मत भी ड्राइव करो तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बस मेनली आपको ये पता होना चाहिए कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक है क्या, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का रेशियो। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक y, इनकी वैल्यूज आप याद रखना कि है क्या, फोर्स ओवर में एरिया ओवर में डेल्टा L ओवर में L। क्योंकि जब हम बाद में इन इलास्टिक कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और इतनी सिंपल है कि आपको यहीं पे याद हो सकती है एक बार भी। अब दूसरी क्या आती है, अब दूसरा क्या था, नॉर्मल, यानी कि अभिलंब में क्या चेंज हो रहा था, आयतन से। तो दूसरा क्या आ जाएगा, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, जिसको के से शो करते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। अब अगर आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है तो ये जितने भी इलास्टिसिटी के कोफिशिएंट्स होंगे वो होंगे क्या, प्रतिबल बटा विकृति। ठीक है, स्ट्रेस ओवर में स्ट्रेन। तो इसको कैसे शो कर रहे हैं, अगर मैं अब आयतन वाली की बात कर रही हूँ तो मतलब मुझे जो स्ट्रेस लेना पड़ेगा वो भी कैसा होना चाहिए, अभिलंब होना चाहिए, क्योंकि चेंज तो उसी में ही हो रहा था। तो नॉर्मल स्ट्रेस ओवर में नॉर्मल स्ट्रेन, अभिलंब प्रतिबल ओवर में अभिलंब विकृति। और प्रतिबल की यूनिट हमेशा क्या आएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स ओवर में एरिया, और जो स्ट्रेन होगा यानी कि जो विकृति होगी वो क्या होगी, यूनिट प्लस, क्योंकि ये किस चीज में है, वॉल्यूम ओवर में, वॉल्यूम का चेंज ओवर में इनिशियल वॉल्यूम, लेंथ का चेंज ओवर में इनिशियल लेंथ। अब जो फाई था आप सोचोगे कि वो तो एंगल है, लेकिन फाई को हमने ऑलमोस्ट लेंथ ओवर में एल लिया था। ये भी दोनों लेंथ की तरीके की है ना इनकी डायमेंशन, तो यहाँ से इसकी भी क्या हो जाती है, यूनिट कट जाती है, तो ये यूनिट स्ट्रेस होती है। तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब नॉर्मल स्ट्रेस में, नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स ओवर में एरिया। लेकिन इस टाइम क्या होगा कि जो हमने आयतन में चेंज करने के लिए जो बल लगाया उसके अपोजिट में या उसको अपोज करने के लिए जो फोर्स प्रोड्यूस होगा, ये फोर्स वो फोर्स हो जाएगा। फोर्स याद रखिएगा कि रिस्टोरिंग फोर्स है। अब आयतन में चेंज कर रहे हैं तो आयतन में चेंज के लिए जो फोर्स लगाया था उसके अपोजिट, लेंथ में कर रहे हैं तो लेंथ के लिए, और शेयरिंग या टेंजेंशियल में अपरूपण के लिए। अब नॉर्मल में क्या वॉल्यूम चेंज होता है, मान लिया चेंज इन वॉल्यूम v और इनिशियल वॉल्यूम क्या है v, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ वी ओवर में a इंटू डेल्टा v। इनकी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए इनको करना जरूरी है। ठीक है, ये डेफिनेशन 2 मार्क्स में आ सकती है कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांकों का समझाए, और अगर बड़ा क्वेश्चन आए तो ऐसा आ सकता है कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक को समझाए, और उसके साथ साथ इन ये जो इलास्टिक कोफिशिएंट्स है इनके बीच का रिलेशन बताओ। ठीक है, तो वो रिलेशन भी करेंगे जो कि एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो जो तीसरा आता है वो क्या होता है, अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक। अब अपरूपण नाम से ही आपको पता चलना चाहिए कि हो क्या रहा है, इसका मतलब शेप चेंज होगी, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। इसको शो करते हैं ईटा से। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, टेंजेंशियल या फिर शेयरिंग स्ट्रेन, जिसको हम क्या लेंगे, फोर्स ओवर में एरिया। अपरूपण प्रतिबल वो होगा तो फोर्स ओवर में एरिया, और अपरूपण विकृति जिसको हमने फाई लिया था। अब कैसे लिया था ये मैंने आपको कल भी बताया कि इस तरीके के है, इसके ऊपर यूज स्पर्शी बल लगाया, तो जैसे ही फोर्स लगाया तो ये जो ऊपर वाली नीचे वाली सरफेस फिक्स रहेगी, ए बी मान लो,
सी डी। तो ए बी सी डी में से सिर्फ सी और डी जो है वो शिफ्ट हो जाएगा आगे की ओर। तो यहाँ पर एंगल फाई बन रहा था, उसको मैंने फाई लिख दिया, ठीक है। अब सिमिलरली जैसा हमने कल किया था, इसको मैं रब कर रही हूँ, चाहो तो ये बना भी देना साथ में, ठीक है। अब इफ फाई इज वेरी स्मॉल, यानी कि एंगल बहुत छोटा है, फोर्स लगाने से शिफ्ट बहुत ही कम आया है, तो उस केस में फाई जो है वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल हो जाएगा, डेल एक्स ओवर में एल का। ये डायग्राम बना देना जिसमें आप लेंथ एल और ये शो कर दो। तो ईटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, फोर्स ओवर में एरिया डेल एक्स ओवर में लेंथ इज इक्वल्स टू क्या आया, फोर्स इंटू एल ओवर में ए डॉट डेल्टा एक्स। अब ये वाली जो वैल्यूज है ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकती हैं, और दूसरा हम इनके बीच में रिलेशन निकालेंगे तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें मैंने तीसरी चीज़, एक और चीज़ आती है इसमें ऐसी छोटे टर्म में, कल मैंने आपको बताया था कि जैसे तार को खींच रहे हैं तो हमने सिर्फ ऐसा माना कि उसकी लेंथ जो है वो बढ़ गई है, जबकि लेंथ बढ़ जाए ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ एक और केस भी बन सकता है। वो क्या बन सकता है, जैसे ही आपने मान लो इतनी मोटी तार है, इसको खींचोगे, जैसे ही खींचोगे इसका थोड़ा सा हल्का सा इसमें क्या है, डायमीटर में भी चेंज आई है, तार पतली हो जाएगी, ऐसा हो सकता है। तो इस केस के लिए, इस केस को हम डिस्कस करेंगे कि जब ऐसा हो तो क्या हो जाता है। ऐसा केस क्या है, चलो नेक्स्ट पे करते हैं। इसके लिए एक स्पेशल टर्म आती है, वो क्या है, वासो अनुपात, जिसको सिग्मा से शो करते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉइजन रेशियो, ठीक है, पॉइजन रेशियो या फिर पवासो अनुपात। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पॉइजन रेशियो। इसमें देखो क्या होता है कि मान लो कि कोई तार है, ठीक है, ये कोई वायर है जिसकी एक्चुअल लेंथ मान लिया स्मॉल एल मान लो या कैपिटल एल मान लो, वो आपकी मर्जी है। इसके ऊपर इसके लेंथ के अनुदिश एक फोर्स लगाया, वो फोर्स क्या कर रहा है, इसमें जैसे अनुदैर्ध्य विकृति प्रोड्यूस कराने का काम करेगा, ठीक है। जैसे ही फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, ये डायमीटर सा चेंज मत कर देना मेरे से, अगर हो भी गया थोड़ा सा, तो एक्चुअल लेंथ से थोड़ी सी लेंथ जो है वो इस वायर की बढ़ जाएगी। मान लिया कि वो चेंज कितना आया, डेल्टा है, फोर्स अप्लाई करने से, ठीक है। और डायमीटर जो है वो इसका व्यास जो है वो तार का डी है, लेकिन जैसे ही आप खींचोगे तो थोड़ी सी तार क्या पतली भी होगी, यानी कि डायमीटर कम होगा। तो मान लिया कि उसमें चेंज कितना आया, डी माइनस डेल्टा डी, इतना जो है वो चेंज आ गया डायमीटर में। तो डायमीटर में अगर मैं चेंज देखूं तो वो कितना आया, डेल डी, ठीक है। अगर मैं देखूं इन दोनों में चेंज तो वो कितना आ रहा है, डेल्टा डी। तो देखो पवासो रेशियो क्या होता है, सिग्मा की वैल्यू होती है बीटा ओवर में अल्फा, जहां पर अल्फा क्या है, अनुदैर्ध्य विकृति, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, और बीटा को बोलते हैं पार्शियल विकृति, लैटरल स्ट्रेन। तो बीटा की वैल्यू क्या, अगर हम नॉर्मल देखें तो देखो बीटा क्या होता है, बीटा को बोलते हैं लैटरल स्ट्रेन। तो जो पॉइजन रेशियो है वो होता है कि अगर डेफिनेशन बोले तो पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को बोलते हैं पॉइजन रेशियो, या फिर हिंदी में बोलते हैं पवासो अनुपात, जिसको सिग्मा से शो करते हैं। अब ये लैटरल शिफ्ट या फिर लैटरल स्ट्रेन है क्या, तो वो क्या होता है, जो डायमीटर में चेंज आया फोर्स लगाने से किसी तार पे लंबाई के अनुदिश, लेंथ के अनुदिश आपने फोर्स लगाया, जैसे ही फोर्स लगाते हैं तो उस तार के डायमीटर में कुछ चेंज आया, तो है तो ये विकृति, तो विकृति कितनी होगी, जो डायमीटर में चेंज आया वो ओवर में एक्चुअल डायमीटर डी, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू हमें पता है, अनुदैर्ध्य विकृति क्या होता है, लेंथ में चेंज ओवर में एक्चुअल लेंथ। मैंने यहाँ पे स्मॉल एल लिया तो मैंने स्मॉल लिख दिया, आप डेल्टा एल ले रहे हो तो डेल्टा एल लिख देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को इस सिग्मा में यूज करूं तो मेरे पास सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा की वैल्यू क्या है, डेल्टा डी ओवर में डी, और सिग्मा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू क्या है, डेल एल ओवर में एल। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, डेल डी इंटू एल ओवर में डी इंटू डेल एल, यानी कि चेंज इंटू लेंथ। ये ई नहीं है, ये एल है, ठीक है। तो ये जो है पॉइजन रेशियो, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी
और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी यानी कि अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक। इन चारों के डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और साथ में ये जो कल मैंने कराए थे हुक्स लॉ और जितने भी स्ट्रेन और स्ट्रेस कराए थे वो सारी डेफिनेशंस क्या इंपॉर्टेंट है, ये आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आ सकता है, इसीलिए मैंने कराया। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक भी चलते हैं जो कि क्या है, इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अब वो कौन सा है देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन अमंग इलास्टिक कोफिशिएंट्स या कांस्टेंट्स, यानी कि जितने भी प्रत्यास्थता गुणांक आए हैं या नियतांक आए हैं उनके बीच में रिलेशन। सिंपल लैंग्वेज में लिखूं तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक और पवासो अनुपात, इनके बीच का रिलेशन फाइंड करना है। तो ये जो रिलेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, सॉरी तीन नहीं दो। पहला हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को इसको चेंज, इनके बीच में रिलेशन निकालने के 2 मेथड्स हैं, ठीक है। पहला मेथड क्या है, वॉल्यूम को चेंज करें लेकिन शेप में चेंज ना हो। जब इस तरीके का केस लिया जाए कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे इस तरीके से फोर्स लगाएंगे कि उसका वॉल्यूम कंप्रेस हो लेकिन शेप मान लो ऐसी शेप है तो छोटी हो जाए, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये रेक्टेंगल से पैरेललोग्राम बन जाए या शियरिंग स्ट्रेस एक टाइप से प्रोड्यूस ना हो। शियरिंग का मतलब क्या है, किसी एक फेस का थोड़ा सा शिफ्ट हो जाना, शेप का बिगड़ जाना, ठीक है, अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो जब हम ऐसा केस लेंगे तो किसके बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं, नीटा को छोड़ देंगे। नीटा क्या है, अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक है, जो कि क्या था, अपरूपण विकृति प्रोड्यूस करा रहा है। और अपरूपण विकृति क्या थी, चेंज इन शेप बट नॉट इन वॉल्यूम, यही था। तो 2 केस लगाते हैं, पहला क्या, वॉल्यूम में चेंज करें लेकिन शेप में चेंज ना करें। जब इस केस को लेंगे तो हम इन 3 के बीच रिलेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। और दूसरा इसका मेथड क्या है कि वॉल्यूम जो है उसको चेंज ना करें, कांस्टेंट ही रखें, लेकिन शेप जो है वो चेंज हो जाए, शेप जो है वो चेंज हो जाए। अब शेप चेंज हो रही है तो हम किसके बीच में रिलेशन निकालेंगे, वाई नीटा और सिग्मा के बीच में। तो ये 2 मेथड्स हैं, इन मेथड्स की हेल्प से हम इन तीनों के बीच में रिलेशन निकालेंगे, फिर जो एंड रिजल्ट आएगा उनको हम कंपेयर करके चारों के बीच में कंबाइंड रिलेशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है, वाई के नीटा और सिग्मा के बीच में रिलेशन फाइंड करना, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये 2 मेथड से कर सकते हैं। पहला मेथड क्या है, वॉल्यूम में चेंज करें लेकिन शेप चेंज ना हो। जब ऐसा होगा तो उस केस में हम किस में रिलेशन निकाल सकते हैं, वाई के और सिग्मा, यानी कि पॉइसन रेशियो, बल्क और यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में। और दूसरा केस क्या है, वॉल्यूम को चेंज ना करें लेकिन शेप में कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो जाए स्ट्रेन, तो उस केस को हम क्या बोलेंगे, शियरिंग स्ट्रेन प्रोड्यूस हो। तो वहां पे हम क्या करेंगे, वाई नीटा और सिग्मा के बीच में रिलेशन निकालेंगे। तो पहला केस करते हैं हम, यानी कि फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, रिलेशन बिटवीन दी अमंग हो जाएगा, 3 आएंगे, रिलेशन अमंग वाई के और सिग्मा। अब इनकी आपको डेफिनेशन अच्छे से याद होनी चाहिए कि यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या है और ये सिग्मा पॉइसन रेशियो क्या है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि ऐसी कोई एक क्यूब की स्ट्रक्चर है, एक सेकंड ये डायग्राम बना रही हूँ। तो ऐसी हमने कोई स्ट्रक्चर अज्यूम कर ली, ठीक है। इसको नाम दे दो ABCD। एफ हम फोर्स लगाएंगे इसीलिए वो ना लिख करके मैं IJKL ये मैंने नाम दे दिया, ठीक है, ABCD और IJKL। अब मैंने ये मान लिया कि ये किस तरीके की पड़ी है, ये मैंने मान लिया y एक्सिस, ये z एक्सिस और ये मैंने मान लिया x एक्सिस, ठीक है। ये 3 एक्सिस के अलोंग पड़ी है और मैंने क्या अज्यूम कर लिया कि ये जो साइड है, हर साइड की लेंथ यानी कि एक क्या है, 1 1 1, सारी लेंथ क्या है, 1 है, यानी कि लेंथ घन की भुजा मैंने यूनिट मान ली, ठीक है। यहाँ पे आप 1 की जगह यूनिट लिख दो, लेंथ मैंने मान ली यूनिट। फिर अगर लेंथ यूनिट है तो एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर या लेंथ का स्क्वायर होगा, तो एरिया भी यूनिट हो जाएगा क्योंकि लेंथ इंटू लेंथ है। तो
एरिया भी क्या हो गया, यूनिट, क्षेत्रफल भी यूनिट मान लिया, लेंथ भी यूनिट मान लिया, तो वॉल्यूम देखो क्या होगा, एल का क्यूब, एल ही हमारे पास 1 है तो 1 × 1 × 1 यानी कि 1 मीटर क्यूब, या फिर मैं इसको भी क्या लिख सकती हूँ, यूनिट। तो मैंने क्या अज्यूम किया, इसका रीजन ये है कि सबको मैंने लेंथ को भी यूनिट यानी कि एकांक, क्षेत्रफल और वॉल्यूम को भी एकांक लिया। एक लेने का रीजन क्या है कि अगर हम इन चीजों को 1 लेंगे तो उससे इस चीज को कैलकुलेट करना, जो हम रिलेशन फाइंड करना चाहते हैं, वो थोड़ा सा इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, इसीलिए ये यूनिट लिया, सिर्फ हमारी कन्वीनियंस के लिए कि हम जो रिलेशन फाइंड करना चाहते हैं वो इजीली निकल जाए, तो इसलिए हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया। अब हमें क्या पता है कि हमें किस के बीच में रिलेशन निकालना है, वाई के और सिग्मा के बीच में। तो हम क्या करेंगे, इसकी फेज के ऊपर फोर्स लगाएंगे। मान लो इस तरीके से मैंने इस फेज पे फोर्स लगा दिया F, ठीक है, हर एक फेज पे लगेगा। अब 6 तरीके से लग जाएंगे, इस फेज पे भी, यहाँ पर भी लगेगा, एक इसमें बाहर की और एक इस फेज के अंदर की ओर। 3D स्ट्रक्चर है, मैं बना नहीं सकती, ये तो आपको पता है कि ये 2 फेज होंगे, इतना तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो ये मैंने फोर्स की डायरेक्शन दिखा दी हर एक चीज में। अब देखो रिलेशन किस में निकल रहा है, वाई के और सिग्मा में। अब देखो मैं अगर इस तरीके से इसके ऊपर फोर्स लगा रही हूँ तो उस केस में क्या होगा, फोर्स लगाने से वॉल्यूम में चेंज आएगा, इसीलिए मैंने के ली है, ठीक है। अब लेंथ के अलोंग लगा रहे हैं एक टाइप से, अगर मैं इसकी इस एक साइड को मैं लेंथ की तरह अज्यूम करूँ तो वाई भी आ जाएगा, और जैसे ही इसको दोनों साइड से फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने से क्या है, मान लो इसके ये जो क्यूब है इसमें यहाँ से और यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, तो इसका जो डायामीटर है वो थोड़ा सा कम होगा, लेंथ थोड़ी सी घटेगी, तो सिग्मा भी प्रोड्यूस हो जाएगा। सिग्मा यही है लेटरल स्ट्रेन ओवर में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, उनका रेशो था, तो इसी के कारण इन 3 के बीच में रिलेशन निकलेगा, ठीक है। अब फोर्स F लगाने से मुझे क्या पता चला कि इसके बीच में जो मैंने फोर्स लगाया, मैंने मान लिया कि X अलोंग के LX, LY और LZ, पहले तो मैंने मान लिया कि लेंथ जो है वो LX, LY और LZ, यानी कि X के अलोंग जो है उसकी लेंथ LX को 1 ले लिया, LY को भी 1 लिया, LZ को भी 1 लिया, जिससे वॉल्यूम मेरे पास क्या आ गया, यूनिट आ चुका है। उसके बाद मैंने क्या अज्यूम किया कि जैसे ही हम फोर्स लगा रहे हैं तो कुछ ना कुछ विकृति प्रोड्यूस होगी, तो मान लिया कि लेंथ जो है वो चेंज हो गई, LX डैश, LY डैश और LZ डैश हो गई, ठीक है। अब इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले जब मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया तो इसकी लेंथ क्या थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अगर लेंथ थोड़ी सी बढ़ रही है उस केस में तो पार्श्व विकृति नहीं, ये अल्फा जो है वो क्या थी, अनुदैर्ध्य विकृति प्रोड्यूस होगी। अगर आप इसको यूं खींच रहे हो एक टाइप से, मैं इसको एक वायर की तरह या इसको एक मैं लेंथ की तरह अज्यूम कर लूं जिसकी लेंथ ये है, तो जैसे ही आप फोर्स लगाओगे तो लेंथ में चेंज आएगा, लेंथ में चेंज आएगा तो अल्फा प्रोड्यूस होगा। और मान लिया कि F फोर्स के कारण अल्फा कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, तो फोर्स F के कारण मैंने उसको अज्यूम कर लिया F × अल्फा, ठीक है। अब देखो जैसे ही x के अलोंग अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो x के अलोंग इसकी क्या है, लेंथ बढ़ेगी। अब जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ेगी तो y और z 2x के अलोंग इसका एरिया कम होना शुरू होगा, ऑब्वियस सी बात है कम होगा। अगर आप लेंथ के अलोंग फोर्स लगा रहे हो तो इतना तो कंफर्म है, जैसे तार के केस में डायमीटर कम हो रहा था वैसे ही इसमें भी अगर आप यहाँ से खींचोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा तो ये इसकी इस एरिया पे कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि पार्श्व विकृति प्रोड्यूस होगी। तो पार्श्व विकृति बीटा प्रोड्यूस होगी, फोर्स F के कारण मैंने मान लिया उसकी वैल्यू बीटा F होगी है, ठीक है। तो अब मैं निकालती हूँ LX में कितना चेंज आया, LX डैश, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, K चाहिए। अब K मुझे पता है वो क्या होता है, F/A डेल्टा V/V, V की वैल्यू मुझे 1 पता है, फोर्स मुझे 1 पता है, डेल्टा भी मैं निकाल सकती हूँ क्योंकि मेरे पास V इनिशियल पड़ा है। अगर मैं बाद वाला V निकाल लूँ जो कि क्या हो जाएगा, LX डैश, LY डैश और LZ डैश का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसके लिए मुझे LX डैश, LY और LZ डैश इनकी वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए मुझे LX डैश निकालना है। तो LX डैश मेरे पास क्या आया, 1, पहले वाली लेंथ 1 थी उसमें कुछ ना कुछ चेंज आया, लेंथ बढ़ रही है, अल्फा से क्या हो रहा है, लंबाई बढ़ रही है, तो मैंने प्लस फोर्स F × अल्फा कर दिया। ये फोर्स आप चाहो तो यहीं पे यूनिट कर सकते हो, हम इसको बाद में यूनिट करेंगे, वो आपकी मर्जी है, कैसे करेंगे वो आप देख लेना। कि हमने क्या मान लिया, देखो फोर्स क्या है, F प्रतिबल क्या है, F/A है, ठीक है। मैंने क्या मान लिया, फोर्स एरिया तो मेरे पास 1 है
ए क्यूब लिया है, ठीक है। तो हम क्या मान लेंगे कि अगर जो फोर्स है वो भी यूनिट लग रहा हो, तो ये अगर आप पहले ये कंसीडर करते हो कि एकांक बल लग रहा है, तब तो आपको यहाँ पर F इंटू अल्फा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि F की वैल्यू एक है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को बाद में इंट्रोड्यूस कराते हो या बाद में आप यूज़ करते हो कि हमने मान लिया कि जो फोर्स लगाया वो यूनिट है, तो उस केस में आप यहाँ पे फोर्स F से मल्टीप्लाई करके लिखना। तो अगर आप इस तरीके से कर रहे हो, जैसा मैं करवा रही हूँ तो वैसा करने दो, वैसा तो ये डेरिवेशन चल रहा है। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो आप इनिशियली यहाँ पे लिख देना कि फोर्स 1 है, तो यहाँ पे आपको फोर्स से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली अल्फा इंटू 1 अल्फा ही रहेगा। तो देखो लेंथ बढ़ रही है तो मैंने प्लस लगा दिया। अब एक्स एक्स के अलोंग लेंथ बढ़ रही है, लेकिन एक्स के पैरेलल परपेंडिकुलर दो एक्सेस हैं वाई और जेड, उसके अलोंग क्या होगा, पार्शियल विकृति प्रोड्यूस होगी। तो वो क्या होता है, डायमीटर घटता है, कुछ ना कुछ घट रहा है ना उस पार्ट में, तो मैंने माइनस लगा दिया। अब माइनस एफ इंटू बीटा और माइनस एफ इंटू बीटा, दो बार करने का रीजन आप समझ गए होंगे कि वाई और जेड, अगर एक्स एक्स के अलोंग फोर्स है तो वाई जेड दो डायरेक्शन के अलोंग पार्शियल विकृति प्रोड्यूस होगी। तो एल एक्स डैश क्या आया, 1 माइनस एफ अल्फा माइनस 2 बीटा, यही बनेगा। सिमिलरली मैं क्या निकाल लेती हूँ, एल वाई डैश, वो भी यही बनेगा 1, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, 1 प्लस एफ अल्फा माइनस 2 बीटा। और सिमिलरली एल जेड डैश भी क्या बनेगा, 1 प्लस एफ अल्फा माइनस 2 बीटा। तो मेरे पास क्या है, वॉल्यूम में चेंज निकालना है, तो मुझे बाद वाला वॉल्यूम के लिए साइड्स मिल चुकी है इस क्यूब की, तो मैं वॉल्यूम निकाल लेती हूँ। इस चीज को आप समझ गए होंगे कि दो बार माइनस क्यों किया, क्योंकि एक्स अलोंग एक्स एक्सेस के अलोंग दो परपेंडिकुलर वाई और जेड एक्सेस पड़े हैं, तो दोनों में कुछ ना कुछ लेटरल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, तो उसके कारण मैंने दो बार बीटा माइनस करा। सिमिलरली वाई में और जेड में भी ऐसा ही बनेगा, तो वो मैंने लिख दिया। अब मैं वॉल्यूम वी डैश निकालती हूँ, इनको इक्वेशन दे देना फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो उससे मुझे क्या v डैश यानी कि बाद का वॉल्यूम निकल जाएगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी, तीनों क्यूब्स तीनों साइड्स का मल्टीप्लाई। तो मेरे पास एक का वैल्यू पड़ी है अल्फा माइनस 2 बीटा। सिमिलरली मेरे पास दूसरी भी यही है 1 प्लस एफ अल्फा माइनस 2 बीटा, तो तीसरी की वैल्यू भी यही है। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस एफ अल्फा माइनस 2 बीटा का क्यूब लिख सकती हूँ मैं क्यूब, तो मैंने क्यूब लिख दिया। अब अगर मैं बायनोमियल एक्सपेंशन लगाऊं, द्विपद प्रमेय लगाऊं, तो उससे क्या हो जाता है, अगर इस तरीके का दिया हो 1 प्लस एक्स की n, जहाँ पे ये बहुत छोटा हो एक्स, तो बायनोमियल एक्सपेंशन से क्या लिख सकते हैं, प्लस n माइनस 1 डॉट एक्स स्क्वायर ओवर में 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, यानी n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स का क्यूब 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से चलता जाता है। और इन हायर टर्म्स को हम क्या कर देते हैं, जितनी भी आ रही है उनको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, जीरो की ओर अप्रोच कराते हैं। तो बायनोमियल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस जैसे यहाँ पे mx हुआ वैसे यहाँ पे पावर आगे आ जाएगी 3f अल्फा माइनस 2 बीटा, ये आ गया v डैश की वैल्यू। अगर अब मैं चेंज इन वॉल्यूम देखूं, चेंज इन वॉल्यूम v लिख देती हूँ, चलो चेंज इन वॉल्यूम, जिसको मैंने डेल्टा भी लिख दिया, तो वो क्या हो जाएगा, बाद वाले में से इनिशियल वाला घटा दे, तो देखो क्या आ जाएगा 1 प्लस 3f अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस, हमने पहले वाली भुजा ही एक ली है, तो वॉल्यूम में कितना आ जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 1, तो 1 से 1 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 3f अल्फा माइनस 2 बीटा। इसको कोई इक्वेशन नंबर दे दो 4। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, के की निकालनी है, उसकी हेल्प से मैं एफ और सिग्मा वाई और सिग्मा ले आऊंगी। तो के का फॉर्मूला मुझे पता है, वी नो दैट, हमें क्या पता है, के का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स ओवर में एरिया ओवर में डेल वी ओवर में वी, यही था। और फोर्स तो फोर्स है, एरिया मेरे पास क्या है 1, मैंने एकांक क्षेत्रफल लिया है, डेल्टा वी की वैल्यू मेरे पास इक्वेशन 4 से निकली है, क्या निकली है, बाय इक्वेशन 4 3f अल्फा माइनस 2 बीटा, तो 3f अल्फा माइनस 2 बीटा,
ओवर में v क्या था, इनिशियल 1 था। अब अगर वहाँ पर आप यहाँ पर इस वाले केस में मैंने बोला था आप f को यूनिट ले लेते हो, तो यहाँ पे देखो सीधा 1 प्लस अल्फा माइनस 2 बीटा आ जाएगा। ये f की वैल्यू अगर आप इनिशियली 1 ले लेते हो तो इस तरीके से सारी जगह 1 1 हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये जो फोर्स लगाया उसको भी यूनिट लेके आप f की जगह 1 ओवर में 1 लिखोगे तो वो यहाँ पर भी f नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, तो वो ऑटोमेटिक यही चीज़ बन जाएगी। देखो कैसे, यहाँ पे भी इस f से ये वाला f कट जाएगा, तो 1 ओवर में 3 अल्फा माइनस 2 बीटा बन जाएगा। अगर आप इनिशियली फोर्स को 1 ले लोगे तब भी यही चीज़ बननी है, क्योंकि यहाँ पे 1 ओवर में 1 हो जाएगा और इधर f आना ही नहीं है। तो चाहो तो ऐसा ले दो, चाहो तो आप इनिशियली f को 1 लिख दो, वो आपकी मर्जी है। अब हम इसको सॉल्व थोड़ा सा और कर देते हैं, तो वो क्या बन रहा है 1 माइनस 3 अल्फा मैं कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस 2 बीटा ओवर में अल्फा। इसका रीजन क्या है, मुझे क्या पता है, सिग्मा पॉइसन रेशियो क्या होता है, बीटा ओवर में अल्फा, यही होता है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिख सकती हूँ 1। इस अल्फा को मैं 1 ओवर में अल्फा लिख दूँ तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अल्फा तो आएगा नीचे। तो 1 माइनस 2 सिग्मा लिख देना साइड में कि पॉइसन रेशियो की वैल्यू जो है वो क्या होती है, बीटा ओवर में अल्फा होती है। तो मैंने लिख दिया। तो मेरे पास दो चीज़ें तो बन चुकी है, के और सिग्मा में रिलेशन आ गया। मुझे वाई लाना है। वाई क्या था, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, जिसकी वैल्यू क्या थी, फोर्स ओवर में एरिया ओवर में ये जो ओवर में अल्फा लिख देती हूँ मैं, डेल्टा एल ओवर में एल लिखूँ या फिर अल्फा लिखूँ, बात तो एक ही है, क्योंकि ये था क्या, अनुदैर्ध्य विकृति को ही हमने अल्फा से शो किया। अब इफ एरिया तो मुझे पता है कि 1 ही है, इफ फोर्स जो हमने अप्लाई करा है वो भी यूनिट हो, 1 न्यूटन की हो, तो उस केस में वाई क्या हो जाएगा, 1 ओवर में अल्फा, यही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अज्यूम कर लिया, वो चाहो आप इनिशियली कर दो, वो आपकी मर्जी। तो यहाँ से मेरे पास वाई की वैल्यू आ गई 1 ओवर में अल्फा। तो मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, के इज इक्वल्स टू 1 ओवर में अल्फा क्या, वाई। ध्यान रखना कि यहाँ पे आप सोचोगे कि मैंने एफ ओवर में ए ओवर में डेल्टा एल ओवर में एल क्यों लिखा, क्योंकि अल्फा जो है वो क्या होता है, डेल्टा एल ओवर में एल, तो मैंने उसकी जगह डायरेक्ट अल्फा लिख दिया। तो के ओवर में के, यहाँ पे इसकी जगह मैंने 1 लिख दिया, 3 1 माइनस 2 सिग्मा। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 3k 1 माइनस 2 सिग्मा। तो ये एक रिलेशन y के और सिग्मा के बीच का एक रिलेशन हुआ कंप्लीट, यानी कि हम जो इलास्टिक कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन फाइंड करना चाहते थे उसमें हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर दिया। अब दूसरा जो है हम अपने आने वाले लेक्चर में करेंगे, y नीटा और सिग्मा के बीच में रिलेशन निकालेंगे। फिर इस वाले रिलेशन को आप याद रखना कि y की वैल्यू है 3k इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा, ठीक है। डायरेक्ट आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव करो y इज इक्वल्स टू 3k इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा, तब भी आपको ये करना है। हो सकता है डायरेक्ट इनके बीच में रिलेशन आ जाए, या हो सकता है कि इनको जब हम कंबाइन करेंगे तो वो रिलेशन आ जाए। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आ सकता है आपके एग्जाम में। मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा, तो इस रिजल्ट को भी डायरेक्ट याद रखना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल हम नेक्स्ट वाला इसका रिलेशन करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।